एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्ज डिस्क। बल्ज डिस्क क्या होती है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका यौगिक उपचार क्या है। कौन से हम यौगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि बल्ज डिस्क जो है कंप्लीटली क्योर हो जाए और उसके यौगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा कंप्लीट क्योर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बल्ज डिस्क क्या होती है। स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉलम क्या है। स्पाइनल कॉलम जो है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड को ही हम स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, इसी को बैकबोन बोलते हैं। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 5 रीजन्स होते हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोसिक्स। और हर एक रीजन में वर्टिब्रास होती हैं, जैसे सर्वाइकल में 7 हैं, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सेक्रम में 5, कोसिक्स में 5। इन 33 वर्टिब्रा में से 24 आर्टिकुलेटिंग होती है। आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट्स जो है पॉसिबल हो पाते हैं। मूवमेंट्स कैसे, जब आगे झुक रहे हैं या पीछे झुक रहे हैं या रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हैं या साइड मूवमेंट्स जो हम कर रहे हैं, दीज मूवमेंट्स आर ओनली पॉसिबल इन द आर्टिकुलेटिंग वर्टिब्रा। वहीं जो फ्यूज वर्टिब्रास होती हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई मूवमेंट्स जो है नहीं होते। तो जितनी भी प्रकार की इंजरीज होती हैं वो हमारे आर्टिकुलेटिंग में होती हैं, जैसे कि गैप बढ़ना, कम होना, बल्जिंग होना, हर्निएशन होना, लॉस ऑफ रोडोसिस, लॉस ऑफ कैफोसिस का जो है होना, या साइटिका होना, या ऑस्टियोपाइड फॉर्मेशन होना, या एंकल लॉसिंग होना। ये सब हमारे आर्टिकुलेटिंग में ही होता है। फ्यूज वर्टिब्रास में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होती। इसमें तभी होता है जब कोई एक्सीडेंटल इंजरीज हो। वहीं हर 2 वर्टिब्रास के बीच में, जैसे कि डमी मॉडल है, आप देख रहे हैं इस डमी मॉडल में कि इसमें हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिबल डिस्क है। हर 2 के बीच में एक इंटरवर्टिबल डिस्क है, लेकिन नीचे सेक्रल रीजन में कोई भी डिस्क नहीं है। इसका मतलब ये कि जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रोटेशनल, ऑल द मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन आर्टिकुलेटिंग वर्टिब्रा बट नॉट इन द फ्यूज वर्टिब्रा। इसीलिए इसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी जो है नहीं होती। और इंटरवर्टिबल डिस्क का मेन काम होता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मीन्स कुशन की तरह काम करती है। जब भी हम उठ के खड़े होते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेटते हैं, तो हमारी डिस्क के कारण मूवमेंट्स जो हो पाते हैं। तो एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। तो इंटरवर्टिबल डिस्क में जो आउटर एरिया होता है उसको एन्युलस बोलते हैं, इनर एरिया को जो है न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जिस तरीके से सेंटर फ्रेश टॉफी जैसे आप लोगों ने देखी हुई है, इस टॉफी में आउटर एरिया जो रहता है वो एनुलस का रहता है। इनर एरिया जो है फ्लूइड, जो जेल जैसा रहता है, उसको न्यूक्लियस हम बोलते हैं। जैसे आप दबाओगे सेंटर फ्रेश को तो उससे क्या होता है, जिस तरफ से दबती है उधर से आगे की तरफ सर्कमफेरेंस जो है उसका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आगे दबने के कारण। द सेम वे जब कोई वर्टिब्रा दबेगी, जैसे कोई वर्टिब्रा दबेगी तो बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसका एरिया जो है काफी ब्रॉड हो जाता है। तो जिसके कारण इससे निकलने वाली नर्व्स जो है प्रेस होने लग जाती है। तो इस तरीके से ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व्स निकली हुई है पेयर्स के फॉर्म में। और ये जो आप आउटर एरिया देख रहे हो, दिस इज द एनुलस, और अंदर जो एरिया है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इसमें देखेंगे बल्जिंग डिस्क क्या है। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उनमें से जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क का मतलब होता है जब वर्टिब्रास प्रॉपर 2 वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क है, जब एक डिस्क का एरिया जो है ब्रॉड होकर बाहर की तरफ आने लग जाता है और पीछे से इन नर्व को प्रेस करने लग जाता है, उसको बोलते हैं बल्ज डिस्क। मतलब बल्ज की तरह बाहर की तरफ निकलना। जैसे ये डायग्राम है, दिस इज अ नॉर्मल डायग्राम, एनुलस और ये न्यूक्लियस। वहीं ये जो आप देख रहे हो, इसमें बाहर वाला एनुलस जो है आकर, जैसे नर्व है तो इसको प्रेस कर रहा है। और वहीं हर्निएशन और बल्ज में केवल इतना ही अंतर है कि इसमें से केवल एनुलस बाहर की तरफ पुश हुआ है, बल्ज हुआ है, लेकिन हर्निएशन की कंडीशन में ये एनुलस टियर होके अंदर का न्यूक्लियस जो है बाहर आ जाता है। तो ये एक अंतर है बल्जिंग डिस्क में। और सबसे मेन तरीका, अगर किसी को बल्जिंग डिस्क है, रिपोर्ट्स नहीं है, बिना रिपोर्ट्स के अगर किसी को डायग्नोस करना है, तो पेशेंट को केवल एक साइड ही पेन महसूस होता है, दोनों साइड पेन नहीं होता। इफ द पर्सन हैविंग अ बल्ज फ्रॉम राइट साइड इन एनी ऑफ द रीजन, सर्वाइकल में है तो गर्दन में होगा, लंबर में है तो कमर में होगा, तो एक साइड ही उसको पेन जो है महसूस होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स? अगर किसी को बल्ज डिस्क है तो कैसे सिम्टम्स आना शुरू होंगे? तो
जब वो वॉक करेगा तो उसको एक साइड कमर में जो है पेन महसूस होगा। जब ये पेन बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तक उसको रहने लग जाता है, कुछ महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद दैट पेन फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक कंडीशन में आता है, तो देन पेन स्टार्ट रेडिएटिंग फ्रॉम लोअर बैक टू द कंप्लीट लेग। तो उसके काफ्स में, हैमस्ट्रिंग्स में भी पेन आने लग जाता है। या सिटिंग जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी कंपनी में काम करता है, एडवोकेट है, इफ दैट पर्सन हैविंग अ लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग, तो जब भी बैठ के उठेंगे तो कमर में जो है पेन महसूस होने लग जाता है। या जब ये पेन महसूस हो रहा है या बहुत ज्यादा नर्व जब अफेक्ट होने लग जाती है, तो देन पेन स्टार्ट रेडिएटिंग फ्रॉम लोअर बैक टू द कंप्लीट लेग, तो जिसके कारण नमनेस, टिंगलिंग इफेक्ट जो है आने लग जाता है। अब हम देखेंगे कि जब इसमें और क्या क्या सेंसेशंस आते हैं। लॉस ऑफ फीलिंग होना, पैर में जो फीलिंग है वो धीरे धीरे कम होने, लॉस होना, कंप्लीटली लॉस नहीं होती, थोड़ी थोड़ी लॉस होती है, या झिंझुनाहट आती है, या बर्निंग सेंसेशंस आने लग जाते हैं, या सुन्नपन आने लगेगा, या लोअर बैक जो है काफी वीक महसूस होने लग जाता है, थकान जैसी भरी हुई रहती है, या फिर किसी किसी को महसूस होता है कि पैर में जैसे चींटी जैसे चल रही है, या किसी को महसूस होता है कि जब सो के उठते हैं, सडनली आप सो रहे हो, सोते सोते नींद खुल जाती है रात को 4 बजे या सुबह के 5 बजे दर्द के कारण, तो ये भी बल्जिंग कंडीशंस के कारण होता है। अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रही है, लोग जो है सफर कर रहे हैं। एक है डीजनरेटिव कंडीशन, ये एजिंग के कारण है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जो है डिस्क जो है वीक होने लग जाती है, हमारी बॉडी में जो है स्टिफनेस आने लग जाती है, एक डिजनरेटिव कंडीशन के कारण होता है। दूसरा है सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल। सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा ओबेसिटी का है, या फिर उसको हैवी स्मोकर है, या फिर उसको ड्रिंकिंग करता है, नींद प्रॉपर नहीं लेता है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या दैट पर्सन हैविंग अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ वर्किंग, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है तो लॉन्ग आवर्स की सिटिंग हो जाती है, स्टैंडिंग हो जाती है, या डॉक्टर इंजीनियर है, जैसे इंजीनियर्स काम करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उनकी जो सिटिंग होती है 8-8 घंटे की हो जाती है। तो उन कंडीशंस के कारण उनको हम सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, जिसके कारण जो है पेन होता है। या फिर जब कभी हम वजन उठाते हैं तो उसके कारण जो है पेन का हो जाना, हैवी ऑब्जेक्ट, या स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को एक मेजर फैक्टर भी कहा गया है। क्या होता है कि जब स्मोक करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी के अंदर कम होता है, और जब टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलता है तो डिस्क के टिश्यूज जो है वीक होने लग जाते हैं। तो एक स्मोकिंग भी मेजर रीजन माना गया है। अब एक है पोस्चरल डिफॉर्मिटी। किसी का अगर पोस्चर जो है प्रॉपर नहीं, किसी को लॉस ऑफ कैफोसिस है, किसी को लॉस ऑफ लोडोसिस है, या स्ट्रेटिंग ऑफ द कर्व है, तो उसके कारण भी बल्जिंग डिस्क हो जाती है। या फिर किसी को ओबेसिटी है, तो जितना ज्यादा पेट आगे की तरफ निकलेगा उतना ज्यादा पीठ में जो है गड्ढा होगा, और जब पीठ में जब गड्ढा होगा तो इस तरीके से कंप्रेशन जो है होने लग जाता है, और या फिर एक साइड से होगा तो फिर बल्जिंग डिस्क होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। या फिर एक्सेसिव जो गेम्स होते हैं जिसमें एक्सेसिव फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, तो उनके कारण भी इंजरीज हो जाती है, जैसे फुटबॉल है, सॉकर है, बास्केटबॉल है, इन गेम्स को खेलते खेलते भी इंजरीज जो है हो जाती हैं। तो ये कुछ कारण है क्यों बल्जिंग डिस्क कंडीशन होती है। अब हम इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके यौगिक ट्रीटमेंट्स क्या है। अभी आपने देखा बल्जिंग डिस्क क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका यौगिक उपचार क्या है। सबसे पहली चीज, बल्जिंग डिस्क में जब एक साइड पेन है तो इसमें हम केवल एक साइड के आसन जो है परफॉर्म करते हैं, और बल्जिंग डिस्क में हमेशा ट्विस्टिंग वाले आसन को ही जो है हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला आसन जो इसमें परफॉर्म करेंगे वो है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करके लेके आओ चेस्ट की तरफ, फिंगर लॉक बना के पकड़ेंगे और होल्ड कीजिए धीरे से वापस। ये हमको 2 बार परफॉर्म करना है। पैरों को करेंगे सीधा। इसके बाद एड़ी पंछी मिले हुए दोनों हाथ साइड में, कंधों की सीध में। लेफ्ट लेग को उठाइए 60 डिग्री एंगल और राइट साइड में लेके आइए। राइट साइड में टो को जो है फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन में जो है होल्ड करना है। धीरे से वापस। ये पहली स्टेप है मेरुदंड आसन की। धीरे से आएंगे वापस। अब सेकंड स्टेप में राइट लेग की एड़ी को रखेंगे लेफ्ट लेग के अंगूठे और उंगली के बीच में। ट्विस्ट कीजिए राइट साइड में, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके हाथों की हथेलियां जमीन के ऊपर रहेंगी। धीरे से वापस।
अब तीसरी स्टेप आपको परफॉर्म करनी है। लेफ्ट लेग को घुटने से फोल्ड करके लाइए, राइट वाले नी से थोड़ा सा आगे रखेंगे और अब लेफ्ट वाले घुटने को राइट साइड में फ्लोर से टच करने की कोशिश करना है। धीरे से वापस पैरों को करेंगे स्ट्रेट। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप, दोनों पैरों को फोल्ड करके लेके आइए। अब राइट साइड में लेके आइए, धीरे से वापस। ये मेरुदंड आसन है, ये चारों स्टेप हैं, हमें दो दो बार परफॉर्म करनी है और हर एक में होल्डिंग कम से कम 10 से 12 सेकंड की जो है होनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन बैठ करके, राइट साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे। पहले वक्रासन सामने से कैसे करना है देखेंगे। एड़ी पंचे मिले हुए दोनों हाथ साइड में, राइट लेग को घुटने से फोल्ड करके लाइए, लेफ्ट वाले नी से थोड़ा सा आगे रखिए, लेफ्ट हैंड से राइट वाला घुटना पकड़िए और राइट हैंड कमर के ऊपर और ट्विस्ट कीजिए राइट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा। ये फ्रंट व्यू है इस आसन का कि किस तरीके से परफॉर्म करना है और होल्डिंग होनी चाहिए 12 से 15 सेकंड। धीरे से वापस। अब इसी आसन को आप देखिए साइड से कैसे परफॉर्म करना है। राइट लेग को फोल्ड करके लाइए, लेफ्ट हैंड से पकड़िए और ट्विस्ट कीजिए, धीरे से वापस। अब जो है करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में गैप कीजिए, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा। लेफ्ट हैंड को रखिए राइट वाले घुटने के ऊपर, राइट हैंड सामने। अब हाथों की उंगलियों को देखते हुए राइट हैंड को लेके आएंगे राइट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आपकी निगाहें हाथों के अंगूठी की तरफ। धीरे से वापस। ये आपको 2 बार परफॉर्म करना है। अब इसके बाद करेंगे द्विभुज चक्रकटी आसन, जो कि खड़े होकर आसन परफॉर्म करना है। दोनों पैरों में कंधों जितना गैप, दोनों हाथ सामने। अब दोनों हाथों को राइट साइड में ले जाएंगे और गर्दन आपकी सामने रहेगी, सामने की तरफ देखना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएंगे और हाथों के बीच में जो गैप है वो आपके शोल्डर जितना ही मेंटेन रहेगा। धीरे से वापस। इसको भी 2 बार परफॉर्म करना है और होल्डिंग 10 से 12 सेकंड। इसके बाद आपको करना है ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, दोनों हाथों को सामने लेके आइए, एड़ियों को उठाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिंगर लॉक बनाइए और स्ट्रेच कर दीजिए। धीरे से वापस। अब धीरे से शवासन में लेट जाएंगे। तो ये थे आसन कि इन आसनों को किस तरीके से परफॉर्म करना है बल्जिंग डिस्क में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप रिपोर्ट देखें या किसी योग एक्सपर्ट के गाइडेंस में रहकर इन आसनों का अभ्यास करें कि कितनी ट्विस्टिंग करनी है, कितने एंगल पे होल्ड करना है, ताकि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रॉपर्ली बॉडी को मिल सके। तो ये था योगिक उपचार बल्जिंग डिस्क फ्रॉम राइट साइड। थैंक यू।